गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ श्रीवास्तव आज आप लोगों को 9th केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाऊंगा। परमाणु की संरचना पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु किसी पदार्थ का वाष्प उच्चतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। परमाणु की संरचना के विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। डाल्टन के अनुसार तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी रीत से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब डाल्टन के परमाणुवाद में भी कुछ कमियां थी। पहली कमी थी, किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होते हैं। ठीक। दूसरी कमी यह थी, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होता है या परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आधुनिक परमाणुवाद। किसी भी तत्व के परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाए जाते हैं। ठीक है। ये आपका नाभिक यानी न्यूक्लियस, ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक। यहां पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक सर जेवियर थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अब देखिए, रासायनिक प्रक्रिया में, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। यानी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सोडियम का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, यानी बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक। परमाणु तथा अणु में अंतर बताइए। तो अंतर में क्या लिखेंगे? परमाणु किसी पदार्थ का वाष्प उच्चतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है, अणु रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने 1904 में अपना प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? विद्युत उदासीन कण है। और थॉमसन के अनुसार परमाणु तरबूज के आकार का होता है। जो तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में उन्होंने माना
तथा उसके चारों तरफ जो द्रव्य होता है उसे प्रोटॉन के रूप में उन्होंने माना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संचित रहता है, यानी समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर यानी न्यूक्लियस में ही संचित रहता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी पाई गई। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो क्या होगा, धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। दूसरी बात, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह कमी थी कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, किस वेग से वो गति कर रहे हैं, ये सब इनमें कमियां थी। तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर निश्चित वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते रहते हैं। इन निश्चित वृत्तीय पथों को कक्षाएं कहते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1921 में वैज्ञानिकों बोहर तथा बरी ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बोहर बरी योजना कहते हैं। बोहर बरी के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या है। पहली कक्षा के लिए n का मान 1 रखेंगे। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। दूसरी कक्षा में n का मान 2 रखने पर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इसी प्रकार n का मान 3 रखने पर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। n का मान 4 रखने पर चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होगी। ठीक, देखिए, यानी पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते। दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तीसरी कक्षा में 18 से अधिक नहीं, और चौथी कक्षा में 32 से नहीं। फिर बोहर बरी ने बताया सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक तथा उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसकी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार अधिकतम हो जाए। अब देखिए, आप लोगों को उदाहरण बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बोहर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के वितरण 2n² के अनुसार होगा, जहां n क्या है, कक्षाओं की क्रम संख्या है। n का मान 1, 2, 3, 4 रखा जाएगा। जब n का मान हम 1 रखते हैं, यानी पहली कक्षा में n का मान 1 रखने पर क्या होगा, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी आ गया 2 गुणे 1 यानी 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 4 यानी 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान जब हम लोग 3 रखेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 9 यानी 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब n का मान हम लोग
ये हो जाएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 16 यानी 32। चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तत्व का, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, दूसरी कक्षा में 8 से अधिक नहीं, तीसरी कक्षा में 18 से अधिक नहीं, चौथी में 32 से अधिक नहीं। अब हम लोग कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। पहले तो आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोई भी तत्व है, चाहे सोडियम, हीलियम, नियॉन या मैग्नीशियम, किसी तत्व की बात करें हम लोग, तो जो भी उसका परमाणु क्रमांक होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ठीक। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, यानी इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में 4 तो 6 हो गया। अब मान लीजिए इसका परमाणु संरचना बनाना हो, कैसे बनाया जाएगा? ये देखिए, ये है मान लीजिए कार्बन का नाभिक। 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। एक कक्षा ये बनाया गया, एक कक्षा ये। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। ये कार्बन की परमाणु संरचना होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले आपको बोहर-बरी का नियम ज्ञात होना आवश्यक है। बोहर-बरी के अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना दिखा रहे हैं। यह है परमाणु क्रमांक तत्व, यानी इसका प्रतीक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 2 का मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 3 का मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम पहले तो ले रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक है H और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा तत्व है हीलियम, जो कि अक्रिय गैस भी है, यानी ये गैस भी नहीं है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भाग नहीं लेता। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाया है, यानी इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसकी पहली कक्षा ही फुलफिल है। लिथियम परमाणु क्रमांक है 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पहली में 2 से अधिक नहीं हो सकता, तो 2 भर गया पहला कक्षा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला जाएगा। फिर है बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक है B। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है बोरान। बोरान का प्रतीक है B। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक है C। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। नाइट्रोजन का प्रतीक है N। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 5। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है
9, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7। फिर आता है नियाम, नियाम का प्रमाण क्रमांक है 10, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। ठीक है, नियाम भी क्या है, ये अक्रिय गैस है, यानी ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि इसका वायु कोश पूरा भरा हुआ है। वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ये है प्रमाण क्रमांक, तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, ये है चौथी कक्षा। सोडियम, सोडियम का प्रमाण क्रमांक होता है 11, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रमाण क्रमांक है 12, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रमाण क्रमांक है 13, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रमाण क्रमांक है 14, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रमाण क्रमांक है 15, 2, 8, 5। सल्फर, सल्फर का प्रमाण क्रमांक है 16, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। क्लोरीन, क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक है 17, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। आर्गन, आर्गन का प्रमाण क्रमांक है 18, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ये भी ये अक्रिय गैस है क्योंकि इसका वायु कक्ष पूरा भरा हुआ है। तीसरा है पोटेशियम, पोटेशियम का प्रमाण क्रमांक है 19, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथे में 1। देखिए बोलबड़ी का नियम क्या था, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 18। ठीक है, लेकिन तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसके बाद वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी इसमें 8 रखा गया है, इसमें 1 रखा गया है। 8 से तभी होगा जब उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 ये हो गया, 1 ये हो गया। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम का प्रमाण क्रमांक है 20, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देखिए स्कैंडियम का, स्कैंडियम का प्रमाण क्रमांक है 21, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 9, चौथी कक्षा में 2। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उसके बाद वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, यही है ना। तो देखिए वैनेडियम का, वैनेडियम का प्रमाण क्रमांक है 23, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 11, चौथी कक्षा में 2। ये देखिए क्रोमियम का, क्रोमियम का प्रमाण क्रमांक है 24, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 12, चौथे में 2। देखो दोनों में भेद दिया है, लेकिन क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सही नहीं है। क्रोमियम में अपवाद पाया जाता है, क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सही नहीं है। ऐसे देखिए आयरन का 26 है प्रमाण क्रमांक, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 14, 2। कॉपर का प्रमाण क्रमांक है 29, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 17, चौथे में 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 1। ये आप लोग को हम बताएंगे। फिर ये जिंक, जिंक का प्रमाण क्रमांक है 30, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग कुछ तत्वों की परमाणु संरचना बनाना सीखेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया नाभिक, नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन इसी पहली कक्षा में चक्कर लगाएगा। फिर मान लेते हैं सोडियम,
दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 और 11। इसकी परमाणु संरचना होगी, ये हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा और ये है दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं नियान। नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। नियान एक अक्रिय गैस है। नियान का प्रतीक है Ne। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8। ठीक है, इसका वाई कोर्स फुलफिल है, यानी पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ये अक्रिय गैस है। इसकी परमाणु संरचना होगी, ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाभिक में 10 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आर्गन का बनाएंगे। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8। ये भी एक अक्रिय गैस है, तो इसका वाई कोर्स पूरा भरा हुआ है। ये हो गया नाभिक या न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये हो गया तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8। ठीक, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आर्गन की परमाणु संरचना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोहर बड़ी योजना का अपवाद। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोहर बड़ी योजना के अनुसार लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से भिन्न है, जैसे क्रोमियम, कॉपर आदि। अब देखिए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। बोहर बड़ी के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 12 2 होना चाहिए। यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 12, चौथे में 2। ठीक है, 8 तो 10, 12 10 22 2 24। जबकि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 13, चौथे में 1। यानी ये अपवाद है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। ऐसे ही कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 17, चौथे में 2। 8 2 10 17 27 2 29। ठीक है, बोहर बड़ी के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, जबकि कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 1।
यानी ये सही है, यानी क्रोमियम और कॉपर दोनों अपवाद हैं। हम लोग आयन के विषय में पढ़ेंगे। यदि किसी परमाणु पर धन आवेश है तो उसे धनायन कहेंगे, यदि उस पर ऋण आवेश है तो उसे ऋणायन कहेंगे। अब देखिए, कोई भी परमाणु हो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है। अब देखिए धनायन कैसे बनता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। ठीक है। 8, 2, 10 और 11। इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम Na+ में बदल जाएगा, यानी इस पर एक धनावेश आ जाएगा। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1 कम हो गई। पहले दोनों 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बचा 10, प्रोटॉन हो गया 11, यानी इस पर एक धनावेश हो गया। अब ऋणावेश की बात करें, जैसे मान लीजिए ये है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। ठीक। यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर ले तो इसका बाह्य कोश पूरा भर जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। अष्टक के नियम अनुसार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी बाह्य कोश का फुलफिल होना चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पर हो जाएगा इसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका बाह्य कोश पूरा भर जाएगा। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, प्रोटॉन हो जाएगा 17, यानी इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ये ज्यादा हो गई, बढ़ गई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपने वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है। यानी कोई भी तत्व यह चाहता है कि वह अक्रिय गैस की तरह बन जाए या अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करे, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह हो जाए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता। ठीक, संयोजकता की तत्व की निकालने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। ठीक। ऑक्सीजन का होता है 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी -2, क्योंकि ग्रहण कर रहा है, इसलिए 2 ऋण आवेश हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन है। कार्बन को बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है वो साझा करके लेता है। ठीक, सहसंयोजक बंध बनाकर, ये आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे। और ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसी प्रकार सोडियम को लिखिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। ठीक। अब ये अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, अपना एक बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है, तो इसके बाह्य कोश में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता हो जाएगी -1 + 1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है।